अगर आप इस कहानी के पिछले भाग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मौली ऊपर देखते हुए बोली, माँ पापा देख रहे हो ना आप दोनों मुझे, आपकी बेटी आज बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। कबीर ने उसे सोचते देखा तो हाथ पकड़ खुद के करीब कर लिया और सामने देखने को बोला जहाँ एक कपल किस कर रहे थे। मौली ने देखा तो कबीर को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तो झट से कबीर की आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, यही सब देखकर आप बिगड़ रहे हैं, चलिए मुझे नहीं रहना यहाँ पर कितने बेशर्म लोग हैं जो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कबीर हंसते हुए उसके हाथ को हटाते हुए बोला, इसे बेशर्मी नहीं प्यार कहते हैं। मौली उठते हुए बोली, जी नहीं, इसे 3rd नंबर की बेशर्मी कहते हैं। कबीर उसे खींचकर गोद में उठाते हुए बोला, अच्छा तो आपको नंबर भी पता है। मौली उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, आपने फिर से यह सब जानबूझकर किया है ना। कबीर झुकते हुए उसके नाक से अपनी नाक को छूकर बोला, बीबी मेरे साथ रहते रहते स्मार्ट होती जा रही हो, नॉट बैड। मौली बोली, गलत फहमी अच्छी है आपकी, लेकिन आपको बता दूं मैं पहले से ही स्मार्ट थी। कबीर मुस्कुराकर कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। कुछ देर में दोनों होटल आ गए और चेंज करके बाहर खाना खाया। कबीर मौली का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, चलो डांस करने। मौली बोली, मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन कबीर उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया। कुछ देर तक दोनों ने डांस किया। जब मौली थक गई तो कबीर से चलने को बोली। कबीर उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें उठाकर रूम तक ले चलता हूँ। मौली बोली, नहीं मैं चल लूँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कबीर उसे देखते हुए बोला, अब बीबी को ले जाने में कौन सी परेशानी, और तुम इतनी भी भारी नहीं हो कि मैं उठा ना सकूं। मौली उसे देखते हुए बोली, आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर। कबीर बोला, बिजनेस मीटिंग के लिए। फिर उसे देखते हुए बोला, क्यों। मौली बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, आपकी आंखें कुछ और कहती हैं और जबान कुछ और, कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रही। मौली हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ सब कुछ एकदम ओपन है तो इसलिए पूछ लिया। कबीर अब उसे रूम में लाया। मौली ने रूम देखा तो कबीर को देखते हुए बोली, ये कहाँ आ गए हम। कबीर उसे उतारते हुए बोला, रिलैक्स, ये हमारा ही रूम है। मौली बोली, लेकिन ये सब किसने किया। कबीर दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आते हुए बोला, आपको नहीं पसंद ये सब तो। मौली बोली, नहीं अच्छा है, मैं तो बस। कबीर बोला, क्या, और एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, जाओ चेंज करके आओ। मौली बोली, लेकिन। कबीर बोला, जान या तो जाओ या फिर मैं ले चलूँ। मौली बैग पकड़ते हुए बोली, मैं जा रही हूँ ना। और बाथरूम में जाकर बोली, हर समय धमकी, मतलब हद होती है। बोलते हुए पैकेट खोला तो ब्लैक कलर का 1 पीस घुटनों तक था। मौली खुद से बोली, ये कौन सा आफत है यार, इससे अच्छा तो साड़ी पहन लेती। कबीर बाहर से बोला, 5 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, समझ लेना। मौली अब फिर से बोली, एक तो पता नहीं ये क्या है, ऊपर से हर बात में धमकी, जैसे मैं डरने वाली हूँ। कबीर बाहर से बोला, जान सुन रहा हूँ मैं, और आज तो आपको वही पहनना पड़ेगा। मौली अब कैसे कैसे उसे पहनकर खुद को देखी तो अजीब लगा, आज तक उसने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। फिर हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए बोली, देखिए ये ड्रेस मैं किसी दूसरे दिन पहन लूँगी, आप मुझे कुछ और दे दीजिए प्लीज़। कबीर जल्दी से दरवाजे को खोलते हुए बोला, मुझे देखने दो। मौली अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, सच में आप ना, मुझे बात ही नहीं करनी, जिद्दी अकड़ू। कबीर उसका हाथ पकड़कर नीचे करते हुए बोला, आंखें खोलो और देखो मुझे। मौली आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, नहीं नहीं, देखना है मुझे। कबीर उसको पकड़कर खुद के करीब करते हुए प्यार से बोला, देखो आज तुम अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं रहोगी तो कल जब तुम्हें अवार्ड मिलेंगे तब लोगों को कैसे फेस करोगी, और अपना बिजनेस मुझसे आगे कैसे लेकर जाओगी। कंपटीशन नहीं करना है या फिर पहले से ही हार मान ली है। मौली ने आंखें खोलकर उसे देखा तो कबीर उसे ही देख रहा था। मौली बोली, वो मैं साड़ी। कबीर बोला, जान साड़ी में तुम सच में बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन हर चीज़ ट्राई करना चाहिए, कौन सा मैं तुम्हें रोज़ पहना रहा हूँ। मौली कुछ नहीं बोली तो कबीर घुटनों पर बैठकर एक फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ कैसे कहूँ, बस इतना समझ लो जान हो तुम मेरी। और जब से पहली बार देखा तब से एक खिंचाव था जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मैं तुमसे टकरा गया। 2 साल में कभी भी तुम्हें एक पल भी ऐसा नहीं आया होगा जब मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश किया हो। शायद ये प्यार ही था जो तुम्हें हर पल साथ रखना चाहता था। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ जीने के लिए तैयार हो।
क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम मुझे डांट लेना, मैं सुन लूँगा, लेकिन प्लीज़ कभी छोड़कर मत जाना यार, शायद जी नहीं पाऊँगा। बोलते बोलते उसका गला भर आया तो मौली उसका मूड चेंज करने के लिए उसे उठाते हुए बोली, द ग्रेट कबीर राणा किसी से इतना प्यार कर सकते हैं, इसको तो वायरल होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, फिर से बहुत सारे मौके मिलेंगे बदला लेने का, तब कर लूँगी, तैयार रहिएगा। कबीर उसे देखने लगा तो मौली उसके करीब आते हुए बोली, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब एक एक करके चुन चुन कर बदला लूँगी। कबीर ने सर हार में हिला दिया तो मौली उसका कॉलर पकड़ कर झुकाते हुए बोली, आई लव यू। कबीर उसे वैसे ही उठाकर कसकर गले लगाते हुए बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, लव यू सो मच। दूसरे दिन मौली सारी दुनिया से बेखबर आराम से सो रही थी। सुबह 10 बजे थे, लेकिन अभी उसके उठने का कोई मूड नहीं लग रहा था। कबीर कब से उठकर उसे देखे जा रहा था। जब कबीर को लगा वो नहीं उठने वाली तो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, बीबी उठना नहीं है क्या? मौली ने बिना कुछ बोले उसके सीने से चेहरा लगा लिया। कबीर बोला, अच्छा तो मुझे परेशान किया जा रहा है, ठीक है सोच लो, फिर मुझे कुछ मत बोलना। मौली आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। कबीर शरारत से उसे देखने लगा तो मौली अपना चेहरा ब्लैंकेट में डालते हुए बोली, मैं नहीं फंसने वाली आपके चक्कर में। कबीर बोला, ओके, और जल्दी से उसके ब्लैंकेट में घुस गया। मौली बोली, आप इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ देर बाद कबीर ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, अब बताओ क्या मैं? मौली उसे मारते हुए बोली, आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे जाइए, नहीं तो मैं आज बाहर नहीं निकलूंगी। कबीर बोला, क्यों, अब मैंने क्या किया? मौनी दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, कुछ नहीं। कबीर उसे पीछे से हक करके बोला, गुड मॉर्निंग जान। मौली कुछ नहीं बोली तो कबीर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम ना अपना बदला ले लो, मुझे नहीं चाहिए, चलो जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा मुझे। मौली ने उसे देखा तो कबीर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, ले लो बदला, मैं पूरा का पूरा तुम्हारे सामने हूँ। मौली बोली, आप? कबीर बोला, मौली उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करते हुए बोली, आपसे किसी ने कहा है आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, कहा तो है किसी ने, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। मौली उसका गाल खींचते हुए बोली, मुझे पता है वो कौन है। कबीर बोला, अच्छा तुम्हें कैसे पता, मैंने तो नहीं बताया। मौली उसे धक्का देते हुए बोली, सच में आप इतना कैसे बदल सकते हैं, आई कांट बिलीव। कबीर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, बीबी ये गलत बात है, हाँ? मौली बोली, फिर उसके सर से सर जोड़ते हुए बोली, आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में? कबीर आंखें बंद करते हुए बोला, नहीं, बस तुम्हें जानता हूँ और मेरे लिए उतना ही काफ़ी है जीने के लिए। मौली बोली, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? कबीर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें भरोसा नहीं है? मौली बोली, नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि, फिर उसके पास से उठने लगती है, लेकिन कबीर उसे पकड़कर बेड पर गिराते हुए बोला, क्या सोच रही थी? मौली कबीर के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोली कि आप पहले अच्छे थे कि अब ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। कबीर उसे परेशान करते हुए बोला, अच्छा तो मैं बताऊं तुम्हें कि मैं कब ज़्यादा अच्छा था? मौली उससे दूर होते हुए बोली, अच्छा सॉरी अब नहीं बोलूँगी, प्लीज़ छोड़ दीजिए। कबीर बोला, मिसेस कबीर राणा, ये तो आपको मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। बोलते हुए उसे उठाकर बाहर लाया, जहाँ पर एक तरफ सुंदर सा स्विमिंग पूल बना हुआ था और उस समय वो पूरा का पूरा खाली था क्योंकि कबीर ने उसे पहले ही बुक कर लिया था। मौली सामने देखते हुए बोली, आप क्या करने वाले हैं? कबीर बोला, कुछ नहीं। मौली उसके गले में हाथ फंसाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे तैरना नहीं आता। कबीर बोला, तो मैं हूँ ना, और उसे लेकर पुल के अंदर आ गया। मौली उसे कसकर पकड़े हुए थी। कबीर बोला, जान आंखें खोलो यार। मौली बोली, नहीं मुझे सच में तैरना नहीं आता, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कबीर बोला, अच्छा आंखें तो खोलो। मौली बोली, नहीं। कबीर बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसके ऐसे बोलने से मौली ने आंखें खोल दिया। कबीर उसे धीरे से नीचे उतारा तो मौली उसे पकड़ते हुए बोली, आप मुझे प्लीज़ मत छोड़ना। कबीर उसके करीब आते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ होने ही नहीं दूंगा, बस खुद को रिलैक्स करो। मौली ने धीरे धीरे पैर रखा तो पानी सिर्फ कमर तक था तो मौली अब खुश होते हुए बोली, इसमें तो। कबीर उसे देखते हुए बोला, कभी कभी तो मुझे खुद पर शक होता है, मेरी बीवी है या मैं बच्चा पाल रहा हूँ। मौली उस पर पानी फेंकते हुए बोली, बताऊँ आपको? कबीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, यार मजाक कर रहा था। कुछ देर के मस्ती के बाद दोनों ने खाना खाया और फिर घूमने निकल गए।
कबीर ने मौली को एक हफ्ते में पूरा गोवा घुमा दिया। अब मौली उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल और खुश थी और कबीर को खूब परेशान भी कर रही थी। कबीर को कभी कभी ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातें माननी पड़ रही थी। जिस कबीर ने आज तक किसी की एक बात नहीं सुनी थी, उसे मौली की सारी बातें बिना किसी नानुकुर के मानना पड़ रहा था। इन्हीं सब मस्ती में एक हफ्ता कब निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला और दोनों ने अब मुंबई के लिए फ़्लाइट ले लिया था। घर पर दादी इस समय काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब सब सही है और उनकी इच्छा शायद जल्द ही पूरी हो जाए। इसलिए वो अब सबको परेशान करने में बिजी रहती थी। रोहिणी जी उनकी बातों को और हरकतों को मुस्कुराकर टाल देती थी। मोनिका और शेखर भी एक दो बार मिल चुके थे, दोनों की ही बॉन्डिंग अच्छी थी। शाम को कबीर मौली को लेकर घर आया तो रोहिणी जी ने दोनों की आरती उतारी और अंदर आने को बोली। दादी मौली को अपने पास बुलाते हुए बोली, इसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अगर किया तो तू मुझे सब बता दे, आज तो इसकी मैं पूरी खबर लूँगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए मौली को देखा तो उसने दादी की तरफ देखकर जल्दी से कहा, नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया। कबीर मौली का हाथ पकड़ते हुए बोला, हो गई तसल्ली तो हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। सुभाष चाय और कुछ स्नैक्स टेबल पर लगाओ, बोलते हुए रूम में चला गया। मौली रूम में उससे हाथ छुड़ाते हुए बोली, ऐसे हाथ पकड़ कर लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं वैसे भी तो आ रही थी ना। दादी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? कबीर उसके ऐसे दूर जाने से उसकी तरफ बढ़ा तो मौली पीछे जाते हुए बोली, वो मुझे भूख लगी है, तो आप फ्रेश होंगे या फिर मैं जाऊं? कबीर मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेर कर बोला, भागने की फिर से इतनी जल्दी? बीबी जानती हो ना, भागने नहीं दूंगा। फिर भी कोशिश अच्छी थी। मौली बोली, मैं कहाँ भाग रही थी, मैं तो बस। कबीर उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोला, अच्छा नहीं भाग रही थी? मौली बोली, ना नहीं, बिल्कुल नहीं। कबीर उसके चेहरे के करीब होते हुए बोला, सच में नहीं भाग रही थी? मौली आंखें बंद कर बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं। कबीर बोला, अच्छा तो इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मौली ने आंखें खोलकर उसे देखा तो उन दोनों के बीच बस इंच मात्र का फासला था। मौली ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, लेकिन कबीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। मौली बोली, प्लीज़ कोई आ जाएगा। कबीर बोला, बीबी ये मेरा रूम है और यहाँ मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं आता। उसके बोलने से उसकी गर्म सांसें मौली के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी घबराहट और भी बढ़ रही थी। कबीर आंखें बंद करके उसके करीब बढ़ने को हुआ कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया तो हड़बड़ा कर दोनों दूर हो गए। कबीर खुद को कंट्रोल करने के लिए हाथ दीवार से मारते हुए एक गहरी सांस लिया और मौली जल्दी से बाथरूम में भाग गई। 2 मिनट बाद कबीर ने दरवाज़ा खोला तो सुभाष को देखकर गुस्से में बोला, क्या है? सुभाष बोला, सर वो दादी बुला रही हैं। कबीर बोला, जाओ आ रहा हूँ। तो सुभाष जल्दी से चला गया। कबीर आकर बेड पर गिरते हुए बोला, सब कुछ कितना सुकून दे रहा है। एवरीथिंग इज़ लाइक प्योर, आई लव इट। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए और दादी के साथ बैठकर चाय के साथ मोनिका की शादी का डिस्कस करने लगे। लेकिन कबीर की नज़र बार बार मौली पर जाकर रुक रही थी। दादी चाय पीते हुए बोली, बेटा मोनिका की शादी के बाद तुम दोनों फिर से कहीं घूमने चले जाना, लेकिन अभी थोड़ा काम पर ध्यान लगा लो। मौली ने घूर कर कबीर को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू दादी, आप कितनी अच्छी हो। दादी उसके गाल पर एक चपत लगाते हुए बोली, चुप कर नालायक, जब देखो तब बस परेशान करता रहता है। कबीर ने मुंह बना लिया और मौली दादी से बात करने लगी। कबीर मौली दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अब कबीर ने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया था, सबके साथ खुश रहता, मस्ती करता। कभी कभी तो मौली को सच में यकीन नहीं होता कि ये वही अकड़ू घमंडी कबीर राणा है, लेकिन यह हकीकत था। कबीर अब पूरी तरह से बदल चुका था। अम्मा और मौली के साथ जितने भी लोग कबीर को जानते थे, कबीर अक्सर सबसे मिलता था और उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता था। इन सब में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थी दादी। देखते देखते मोनिका की शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। कबीर ने एक बड़े भाई होने का और मौली ने भाभी होने का पूरा फ़र्ज अच्छे से निभाया, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होने दिया। धीरे धीरे शादी की एक एक रस्मों के साथ शादी की डेट भी आ गई और मोनिका शेखर की धूमधाम से शादी और विदाई हुई। विदाई में दादी और रोहिणी जी के साथ साथ सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कबीर ने धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया। कुछ दिन बाद पग फेरा हुआ और उसके बाद मोनिका शेखर के साथ मुंबई में ही सेटल हो गई। 1 महीने बाद सुबह 8 बज चुके थे, लेकिन मौली अभी तक सो रही थी। कबीर ने भी उसे नहीं उठाया और किसी वजह से आज जल्दी ऑफिस चला गया।
10 बजे दादी बाहर रोहिणी जी को बुलाकर पूछी तो उन्होंने बताया कबीर तो आज जल्दी ऑफिस चला गया, लेकिन बहू तो अभी तक बाहर ही नहीं आई। दादी बोली अच्छा रुको मैं देखती हूँ। बोलते हुए कबीर के रूम में गई तो मौली अभी भी सो रही थी। दादी उसके पास जाकर बोली बहू क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लेकिन मौली ने कुछ नहीं बोला तो उसके सर को छूकर देखने लगी तो उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। फिर खुद से बोली ये लड़का भी ना इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। बोलते हुए बाहर आई और सुभाष से कबीर को फ़ोन लगाने को बोली तो सुभाष ने फ़ोन लगाकर दादी को पकड़ा दिया। 2-3 रिंग के बाद कबीर ने फ़ोन उठाया तो दादी गुस्से में बोली तुझे चिंता फिक्र है या नहीं बहू की? कबीर बोला क्या हुआ दादी, सब ठीक तो है ना, और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दादी बोली जल्दी से घर आओ और डॉक्टर को फ़ोन कर देना कि बहू की तबीयत खराब है। कबीर एकदम से उठते हुए बोला क्या, लेकिन उसे हुआ क्या है? दादी बोली खुद आकर देख ले। कबीर बाहर निकलते हुए बोला बस आ रहा हूँ, और डॉक्टर को फ़ोन कर घर पहुँचने को बोल जल्दी से घर के लिए निकल गया। 15 मिनट बाद कबीर अंदर आते हुए बोला दादी दादी चाची माँ कहाँ हैं? बोलते हुए अपने रूम में आया तो डॉक्टर मौली को चेक कर रहे थे और वो लगभग बेहोश थी। कबीर जल्दी से उसके पास आते हुए बोला डॉक्टर क्या हुआ है इसे, सुबह तक तो ठीक थी, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? डॉक्टर बोले देखिए मिस्टर राणा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और कुछ टेस्ट भी करने के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स आने के बाद शाम को पता चल जाएगा इन्हें क्या हुआ है। वैसे आप इनका ख्याल रखिए, कुछ कमज़ोर लग रही हैं, बाकी मैं दवा दे रही हूँ। कबीर जी बोलकर उन्हें बाहर छोड़कर अंदर आते हुए बोला दादी आप आराम करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो दादी उसके सर पर हाथ रखकर बाहर चली गई और रोहिणी जी भी दादी के साथ ही बाहर चली गई। कबीर मौली का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए बोला कितना परेशान करती हो यार तुम, शाम को बोला था ना खाना खा लो, लेकिन नहीं, 1 हफ्ते से देख रहा हूँ तुम्हारी लापरवाही, देखा ना पड़ गई ना बीमार। इस बार ठीक हो जाओ फिर बताता हूँ मैं थोड़ा सुधर क्या गया, सबके सब बिगड़ रहे हैं। 2 घंटे बाद मौली को होश आया तो आंखें खोलकर सामने देखा तो कबीर बैठा हुआ था तो मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली गुड मॉर्निंग। कबीर उसे घूरते हुए बोला ये गुड मॉर्निंग है? मौली ने उठना चाहा लेकिन कबीर उसे पकड़ते हुए बोला अब ज़्यादा हो रहा है। मौली उसे देखते हुए बोली आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कबीर बोला अभी मुझे ही बताना पड़ेगा, ज़रा टाइम देखो तो। मौली ने टाइम देखा तो 12:30 बजने वाले थे। मौली इतने टाइम तक सो रही थी, आपने जगाया क्यों नहीं, और मुझे दर्द क्यों हो रहा है? दादी आगे और सुभाष पीछे खाना लेकर आया और साइड में टेबल पर रख कर बाहर चला गया। मौली अब फिर से उठते हुए बोली सॉरी दादी, वो पता नहीं कैसे मैं। दादी ने एक नज़र कबीर को देखा जो गुस्से में मौली को घूर रहा था। दादी बोली तेरा घूरना हो गया हो तो बहू को खाना खिलाकर दवा भी खिला दे, उसे आराम मिल जाएगा। मौली बोली लेकिन दवा किस लिए दादी, मुझे क्या हुआ है? दादी बोली बेटा तुम्हें बुखार था, कुछ देर पहले डॉक्टर दवा देकर गई हैं, चलो अब कुछ खा लो। कबीर चल खिला, तब तक मैं कुछ और बनवा कर लाती हूँ, बोलकर बाहर चली गई। कबीर ने पहला निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो मौली को उसकी स्मेल से वोमिटिंग आने लगी और वो जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। कबीर बोला मतलब हद होती है यार, कल शाम से कुछ खाया नहीं और अब फिर से। बोलते हुए डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें बताया तो डॉक्टर ने उसे कुछ हल्का और सादा खिलाने को बोले। कबीर बाहर आकर सुभाष से दलिया बनाकर जल्दी से लाने को बोल रूम में चला गया। मौली बाहर आई तो कबीर वॉशरूम के दरवाजे से उसे लाते हुए बोला चलो आराम करो, और बेड पर बैठा दिया। मौली उसे देखते हुए बोली आप गुस्सा हो? कबीर बिना उसे देखे बोला नहीं। मौली बोली लेकिन देखकर तो नहीं लगता कि गुस्सा नहीं हो, लेकिन अगर मैं बीमार हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? कबीर बोला ठीक है, नाराज नहीं हूँ, और अब बिना बोले आराम करो। मौली उसे देखते हुए बोली सच में? सुभाष दलिया कबीर को देकर चला गया। कबीर ने मौली को दलिया खिलाया और फिर दवा खिलाकर आराम करने को बोला तो मौली उसे देखते हुए बोली मुझे अब नींद नहीं आ रही है तो आप क्यों ज़बरदस्ती सुला रहे हो? कबीर सर झटक कर खुद से बोला एक तो बीमार होकर परेशान करके रखा है और अब नींद भी नहीं आ रही है, चल बेटा कबीर शुरू हो जा। मौली उसे देखते हुए बोली आप कुछ बोल रहे हो? कबीर उसके पास आकर उसे अच्छे से लिटाते हुए बोला बिल्कुल नहीं, मैं तो बोल रहा था अब तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो दवा असर कैसे करेगी। मौली बोली नहीं, आप मेरे पास रहिए और मुझे नहीं सोना। कबीर अब उसकी जिद देखते हुए बोला अच्छा ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तब तक आराम करो। तो मौली ने सर हाँ में हिला दिया।
कुछ देर बाद कबीर बाहर आकर मौली के पास बैठते हुए उसका सर सहलाते हुए बोला, अब कैसा लग रहा है? अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल सकते हैं। मौली उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, बस खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, सब अजीब सा स्मेल कर रहा है। कबीर थोड़ा उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तो क्या फिर से हनीमून पर चले? क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। मौली बोली, जी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। कबीर उसके सर पर किस करते हुए बोला, जान तुम्हारी तबीयत कुछ दिन से ऐसे ही खराब चल रही है, तुम खुद के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अगर तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगी तो फिर कैसे चलेगा? और अगर मैं कुछ बोलूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मौली बोली, मैं ठीक हूँ, और तो डॉक्टर ने देखा है ना, और कुछ बोला भी नहीं, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? कबीर बोला, वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मौली बोली, कुछ नहीं आएगा, देख लीजिएगा। कबीर बोला, देखते हैं, तब तक के लिए आराम करो, और मौली के साथ लेट गया। शाम को मौली फिर से परेशान हो गई, उसे सारे खाने के स्मेल से वोमिटिंग लग रहा था। कबीर भी उसके लिए अब परेशान हो रहा था। अब बस सबको उसके रिपोर्ट का इंतज़ार था। कबीर उसके पास बैठते हुए अपने फ़ोन में सर्च मारकर कुछ पता करने लगा। मौली एकटक उसी को देखे जा रही थी। कबीर कुछ बोलने वाला था कि उसका फ़ोन बजा, डॉक्टर का था। कबीर बोला, जी डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, जी मिस्टर राणा, यही बताना था, इसलिए मैंने कुछ टेस्ट किया था और रिपोर्ट आ चुकी है। कबीर ने मौली का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर बोले, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन काफ़ी दिक्कतें भी हैं। अगर आप उनका अभी से ध्यान रखेंगे तो बच्चे के आने तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी सी भी लापरवाही उनके और बच्चे पर भारी पड़ सकती है। कबीर आंखें खोलकर धीरे से बोला, थैंक यू डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा और कल आकर सारे टेस्ट और दवा भी ले लूँगा। बोलकर फ़ोन रख दिया और मौली को देखा जो उसे ही देख रही थी। कबीर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, जान, अब तुम्हें अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम दोनों को परेशान करने के लिए। मौली एकटक अभी भी उसे ही देख रही थी और शायद समझने की कोशिश कर रही थी। तो कबीर उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम मम्मा पापा बनने वाले हैं। मौली की आंखों में आंसू आ गए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू, मेरी बेमतलब की ज़िंदगी को मतलब देने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच। मौली उसका चेहरा पकड़कर धीरे से बोली, आप सच बोल रहे हैं ना, हम सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं? कबीर ने सर हाँ में हिलाया तो मौली उसके सीने से लगते हुए बोली, आई लव यू। कुछ देर बाद कबीर मौली को लेकर बाहर आया और उसे सोफे पर बैठाते हुए दादी के गले लगकर बोला, दादी आप परदादी बनने वाली हैं। और रोहिणी जी के गले लगकर बोला, चाची माँ आप दादी बनने वाली हैं। दादी मौली का सर चूम कर कबीर को देखकर बोली, तू सच बोल रहा है ना? कबीर बोला, जी अभी डॉक्टर ने बताया है कि आपको परेशान करने आने वाला है। दादी सुभाष और घर के सभी नौकरों को बुलाकर मौली के सर पर पैसा वार कर सबको बारी बारी देते हुए बोली, जाओ आज तुम सबकी छुट्टी, मज़े करो। तो सब बाहर चले गए। कबीर कन्फ्यूज्ड होकर दादी को देखते हुए बोला, लेकिन दादी घर के काम कौन करेगा? दादी बोली, आज किचन तू और रोहिणी बहू संभाल लेना, बाकी का काम वो सब कल आकर कर लेंगे। और मैं और मौली बहू तुमसे फरमाइश करेंगे। अब बाप बनने वाला है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। दरवाजे से अम्मा राजू के साथ अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ है माँ जी, कौन बाप बनने वाला है? दादी बोली, अच्छा किया जो आप भी आ गई, अरे नानी बनने वाली हैं आप। अम्मा की आंखें खुशी से छलक गई तो मौली का सर चूमते हुए बोली, सदा खुश रहो हमारी बच्ची, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। और मिठाई के डब्बे से सबका मुंह मीठा करवाते हुए बोली, राजू कल 101 नारियल सिद्धिविनायक ले जाकर चढ़ा देना और प्रसाद दी को आकर खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। राजू बोला, जी अम्मा ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं सुबह ही सब कर आऊँगा, आखिर मामा बनने वाला हूँ तो इतना तो मेरा भी फर्ज है। कुछ देर तक सब लोग बात करते रहे। मौली कबीर को देखकर बस सोच रहा था, आखिर आज उसे सब मिल ही गया। मौली ने उसको खुद के तरफ देखते हुए देखा तो इशारे में पूछा, क्या हुआ? तो कबीर ने मुस्कुराकर सरनामे हिला दिया। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। मौली के लिए आज सादा खाना ही बना था, कल डॉक्टर से मिलने के बाद आगे की डाइट डिसाइड करना था। रात को कबीर मौली को सोने को बोल लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन मौली को नींद नहीं आ रही थी। कबीर उसे देखते हुए बोला, जान सो जाओ ना। मौली ने मुंह बना लिया तो कबीर उसके पास आते हुए बोला, अच्छा बताओ क्या हुआ है? मौली बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है।
कबीर बोला ठीक है, तो एक काम करो, तुम मूवी देख लो, इसके बाद क्या पता नींद आ जाए। बोलते हुए मूवी लगाकर उसके साथ देखने लगा। देखते देखते कबीर सो गया, लेकिन मौली अभी भी मूवी देखे जा रही थी। जब काफ़ी देर हो गया और कबीर की कोई आवाज़ नहीं आई तो मौली ने सर उठाकर देखा तो कबीर सो चुका था। मौली टीवी बंद करते हुए बोली, कुछ ज़्यादा नहीं सो रहे हैं? फिर उसने भी आंखें बंद कर लिया और कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। कुछ देर बाद कबीर आंखें खोलते हुए बोला, थैंक यू महादेव, आज बचा लिया, और लैपटॉप लेकर फिर से काम करने लगा। दूसरे दिन मौली को कबीर डॉक्टर के पास ले गया। उसका कुछ चेकअप हुआ और डॉक्टर ने कुछ सावधानियों के साथ कुछ दवाइयाँ लिखकर कबीर को दे दिया। फिर मौली का खास ध्यान रखने को बोली तो कबीर ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ देर बाद वो मौली को लेकर घर के लिए निकल गया। मौली रास्ते में भेलपुरी को देखकर बोली, गाड़ी रोकिए। कबीर बोला, जान क्या हुआ? कुछ दर्द हो रहा है तो हम फिर से डॉक्टर के पास चलते हैं। मौली ने मुंह बना लिया, फिर भेलपुरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे वो खाना है। कबीर ने देखा तो जल्दी से आंखें सिकोड़ कर मौली की तरफ देखते हुए ड्राइवर से बोला, घर चलो, बाहर का खाना अलाउ नहीं है। मौली ने सुना तो मुंह बना लिया। कबीर उसकी हरकत पर कुछ नहीं बोला और फ़ोन लगाते हुए बोला, भेलपुरी तैयार रखो, हम 10 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। मौली ने सुना लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। कुछ देर में दोनों घर पहुंचे। कबीर ने 2 एक्स्ट्रा कुक रख लिया था कि मौली को कोई दिक्कत ना हो। कबीर ने मौली की तरफ का दरवाज़ा खोला लेकिन वो बाहर नहीं निकली तो उसकी तरफ झुकते हुए उसे गोद में उठाकर बोला, जान, बाहर का खाना हेल्दी नहीं है और कुछ देर पहले डॉक्टर ने क्या कहा सुना ना तुमने? और मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, और हमारी डॉल आएगी तो क्या बोलेगी? उसके डैडा ने उसका अच्छे से ख्याल भी नहीं रखा। मौली उसे देखते हुए बोली, और आपको कैसे पता कि डॉल ही आएगी, और बेटा हुआ तो? कबीर बोला, नहीं, मुझे तो डॉल ही चाहिए जो मेरे साथ मस्ती कर सके। बोलते हुए उसे रूम में लेते आया क्योंकि हाल में कोई नहीं था। मौली उसे देखते हुए बोली, लेकिन? कबीर उसे बेड पर बैठाकर उसके सर को चूमते हुए बोला, मुझे तुम्हारी तरह एक क्यूट सी डॉल चाहिए जिससे मैं बहुत सारा प्यार करूँगा, उसकी मम्मा से भी ज़्यादा। मौली अब कुछ नहीं बोली तो कबीर उसके पेट पर हाथ रख कर बोला, मुझे यकीन है भगवान मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरा करेंगे। मौली उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कबीर आगे बढ़कर उसके पेट पर अपने होठ रखकर चूम लिया तो मौली ने उसके कंधे को पकड़ लिया। कुछ देर में मौली के लिए भेलपुरी आ गई। उसके बाद उसे अब कुछ दिनों तक बस हेल्दी खाना ही खाना था। कबीर अभी कुछ दिनों के लिए घर से ही काम कर रहा था। बाकी रोहिणी जी, दादी और बीच बीच में अम्मा भी आकर उससे मिल लिया करती थी। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। मौली और बच्चा भी अब ठीक था। 2 महीने बाद ही पता चल गया कि मौली के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए उसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कबीर ने डॉक्टर से पूछा कि अगर कोई दिक्कत है तो उसे बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कुछ देर उसे देखा, फिर रिलैक्स होकर बोली, सब सही है, वो ज़्यादा चिंता ना करे। लेकिन कबीर कैसे चिंता ना करे? एक तो कैसे कैसे उसने मौली को पाया था, ऊपर से अब ये प्रॉब्लम जो उसकी जान अटकाए हुए थी। अब वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था और रात भर मौली के लिए जागने लगा था। कभी उसे कुछ करता तो कभी कुछ करता। दादी भी उसकी हालत के मज़े लिए जा रही थी। बहुत अकड़ता था और अब तो जैसे अकड़ना ही भूल गया था। दिन भर कभी कुछ तो कभी कुछ दौड़ता ही रहता है, दादी बोली। वक्त के साथ कबीर की हालत भी खराब थी, लेकिन उसे खुद की कोई फिक्र भी नहीं थी। अगर किसी की फिक्र थी तो वो थी मौली और बच्चे की। 7 महीने बाद हॉस्पिटल में कबीर मुँह लटका कर बैठा था। सब उसे बार बार बच्चों को देखने को बोल रहे थे, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया था कि भगवान ने उसके साथ धोखा किया। उसको 2 बेटे क्यों दिए? उसे बेटी चाहिए थी। काफ़ी समझाने के बाद वो अंदर आया और बिना बच्चों को देखे मौली का हाथ पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद मौली ने आंखें खोलकर उसे देखा तो उसके एक्सप्रेशन देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अचानक कुछ सोचकर उसका दिल धड़क उठा। उसने कबीर को हिलाया तो कबीर उसे देखते हुए जल्दी से उसके पास आकर बोला, क्या हुआ जान, कहीं दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मौली उसका हाथ खींचते हुए धीरे से बोली, हमारे बच्चे? कबीर ने मुंह बना लिया तो मौली उसे देखने लगी। तब तक दादी, अम्मा, रोहिणी, मोनिका, शेखर सभी अंदर आते हुए बोले, नाराज़ हैं ये, भगवान ने इनको बेटी नहीं बेटा हुआ है, वो भी जुड़वा। मौली ने उसकी तरफ देखा तो उसने भी सर हाँ में हिला दिया। मौली अब मुस्कुराते हुए बोली, वो भगवान है, इंसान नहीं जिससे आप ज़बरदस्ती करवा लो। अब पता चला कैसा लगता है? कबीर उसके कान के पास धीरे से बोला, कोई नहीं, हम एक बार और ट्राई करेंगे, इस बार पक्का बेटी होगी।
मौली ने उसे घूरा तो उसके सर पर किस करके बोला लव यू और दोनों बच्चों को मौली के बगल में सुला दिया। बाकी सब लोग कुछ देर बाद घर चले गए। हॉस्पिटल में अब बस अम्मा और कबीर मौली के साथ थे। 3-4 दिन बाद मौली को घर लाया गया। कबीर ने एक बहुत बड़ी पूजा रखवाई और बच्चों का नामकरण हुआ। कुछ दिन बाद कबीर ने अपने बच्चों के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी दिया था जिसमें शहर के हर इंसान को निमंत्रण भेजा गया था। पार्टी बहुत ही शांति और शानदार तरीके से हुई। अब हर किसी को पता चल चुका था कि कबीर शादीशुदा है और अब उसके बच्चे भी हो चुके हैं। कबीर के साथ साथ सभी खुश थे। दादी, रोहिणी, चाची और बीच बीच में मोनिका भी आकर सबसे मिल जाया करती थी। ऐसे ही वक्त फिर से आगे बढ़ गया। घर में अब वीरानियत की जगह रौनक आ गई थी। दिन भर सब लोग बच्चों के साथ बिजी रहते थे। कभी कोई तो कभी कोई हर समय उनके साथ खेलता रहता। 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता था कि घर में कोई बड़ा भी है, क्योंकि अब बच्चे ही सिर्फ बच्चे नहीं थे, बड़े भी बच्चे बन चुके थे। रात को 10 बजे आज कबीर को ऑफिस से आने में लेट हो चुका था। बच्चे सो चुके थे लेकिन मौली अभी भी जाग रही थी। कबीर ने धीरे से आकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो मौली ने हल्का सा लाइट जला दिया। कबीर अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जान तुम हमेशा कैसे पहचान जाती हो? मौली उठकर उसके पास आते हुए बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। कबीर उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, तुमने खाना खा लिया ना? मौली बोली, कबीर उसे पीछे से ही हक करते हुए बोला, सॉरी लेकिन सच में आज मीटिंग में पता ही नहीं चला कब कैसे लेट हो गया। आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दो प्लीज़। मौली बोली, आप फ्रेश हो जाइए। नहीं, पहले बोलो नाराज़ नहीं हो। मौली बोली, नाराज़ नहीं हूँ, बस वक्त से घर आ जाया कीजिए, आदत हो गई है आपकी। कबीर उसे किस करते हुए बोला, लव यू, अब कोशिश करूँगा लेट ना हो, बोलकर बाथरूम में चला गया और मौली खाना लाने बाहर। कुछ देर में कबीर ने खाना खाया और थोड़ी देर बच्चों को देखने के बाद बेड पर लेट गया तो मौली भी आकर उसके पास लेटते हुए बोली, गुड नाइट। कबीर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे गुड नाइट, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों के आने के बाद तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। मौली बोली, अच्छा जी, बिजी आप रहे, लेट आप आए और शिकायत भी आपको ही करनी है। कबीर उसके कान के पास जाकर बोला, तो क्या सोचा है? मौली उसे देखते हुए बोली, किस बारे में? कबीर बोला, हमारी डॉल के बारे में। मौली उसे धक्का देते हुए बोली, भूल जाइए, आप तो दिन भर ऑफिस रहेंगे और ये दोनों मुझे परेशान करते हैं। कबीर वापस से उसे खींचते हुए बोला, तो मैं अपनी डॉल को तुम्हें नहीं दूंगा, उसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। मौली बोली, जी नहीं, ये कोई पार्सल नहीं है जो आपने मंगा लिया और वो आपको मिल गया। जो है उसी में खुश रहिए और मोनिका को बेबी होगा तो उसी को ले लीजिएगा। कबीर मुँह लटका के बोला, मतलब मुझे? मौली उसका गाल खींचते हुए बोली, अब ये मासूम शक्ल बनाने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए सो जाइए। कबीर उसे मनाने में लग गया और मौली मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। 4 साल बाद आज फिर से कबीर हॉस्पिटल के एक छोटे से मंदिर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा था और भगवान से कुछ मांग रहा था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आते हुए बोली, मिस्टर कबीर राणा। कबीर ने सुना तो जल्दी से उसके पास आकर नर्स का हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़ सिस्टर। तब तक डॉक्टर बाहर आते हुए बोली, बधाई हो आपको। कबीर बोला, प्लीज़ डॉक्टर, बेटा नहीं चाहिए। डॉक्टर उसकी हरकत पर हंसते हुए बोली, बेटी हुई है आपको। कबीर ने जल्दी से उनके हाथों को सर से लगा लिया और खुश होकर चिल्लाते हुए बोला, हो। फिर दादी, अम्मा, रोहिणी, चाची, शेखर सबको गले लगाते हुए बोला, मेरी डॉल आई है दादी, दादी आपने सुना ना, मेरी डॉल आई है। तब तक उसके दोनों बेटे मानव और मयंक उसके पास आते हुए बोले, डैड हमें भी मिलना है। कबीर दोनों को एक साथ गले लगाते हुए बोला, बिल्कुल, आप दोनों के लिए लाया हूँ, चलो। और राजू को अपने पास बुलाकर अपना कार्ड देते हुए बोला, आज कोई भी बिना मुंह मीठा किए हुए नहीं जा सकता, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। और जल्दी से अंदर गया और मौली को देखा जो अभी भी बेहोश थी और उसकी डॉल उसके बगल के पालने में लेटी हुई इधर उधर देख रही थी। मानव और मयंक उसके पास जाकर बोले, डाडा ये कितनी क्यूट है ना। कबीर उन्हें रोकते हुए दूर से देखने को बोला तो वो दोनों उसे दूर से देखने लगे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मौली पर गई दोनों की आंखें भर आई। दोनों जल्दी से मौली के पास आकर बोले, मम्मा क्या हुआ आपको? आप बात क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज़ आप आंखें खोलो। फिर कबीर को देखते हुए बोले, डैड क्या हुआ मम्मा को? आप बोलो ना, ये उठें। कबीर दोनों को पकड़ते हुए बोला, किस नहीं हुआ है आपकी मम्मा को, वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने उन्हें अभी सोने के लिए बोला है ना, कुछ देर बाद वो एकदम से ठीक हो जाएंगी और फिर हम घर चलेंगे, ठीक है?
1 घंटे बाद मौली को होश आया तो देखा कबीर, मयंक और मानो दोनों को गोद में लिए उसे ही देख रहा था। मौली ने मुस्कुराकर कबीर को देखा तो कबीर ने भी मुस्कुरा दिया और उसके पास आते हुए बोला थैंक यू, और उसका सर चूम कर बोला अब कुछ नहीं चाहिए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। हमारी डॉल आ गई और पालने से उठाकर उसके पास सुला दिया। मानव मौली के पास आते हुए बोला मम्मा मम्मा आप ठीक हो ना, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? मयंक बोला यस मम्मा, आप सच में ठीक हो ना, अब हम आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अब हम बड़े भाई हो गए हैं ना, अब हम ना इस क्यूटी का भी ख्याल रख लेंगे, आप बस ठीक हो जाओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मौली ने दोनों को देखा, फिर कबीर को जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मौली दोनों को अपने पास बुलाकर दोनों का सर बारी बारी से चूमते हुए बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, लेकिन एक बात आप दोनों को अपनी क्यूटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं रखने वाली और कुछ दिन बाद से आपके डैड आप तीनों को ऑफिस ले जाएंगे, ठीक है? कबीर घबराते हुए बोला बीबी ये क्या बोल रही हो यार, बच्चे ऑफिस में क्या करेंगे? मौली बोली वो तो आपको अपनी डॉल को लाने से पहले सोचना चाहिए था, जो प्रॉमिस किया है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, आखिर अब मुझे भी तो अपना बिजनेस देखना है, बोल कबीर को एक आंख दबा दिया। तो कबीर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोला जी बिल्कुल, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस आप अपना प्यार यूं ही हम पर लुटाते रहिए। 3 दिन बाद कबीर मौली को लेकर घर आ गया और इस बार अगली बार से भी ज़्यादा बड़ी पूजा रखी गई। सबने काफ़ी समझाया लेकिन कबीर किसी की सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसने अपनी बेटी का नाम काहिरा रखा और इसी के साथ फिर चल पड़ी उनकी लाइफ की गाड़ी। काहिरा के आने से पहले जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो भी अब पूरी हो चुकी थी और उसके साथ ही कबीर मौली का परिवार भी पूरा हो चुका था। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।